आता है हमारे सी शार्प के अंदर, डॉटनेट के अंदर, कैसे जब पेरेंट के पास कोई मेथड या प्रॉपर्टी या कोई भी डाटा मेंबर होता है और अगर वो पब्लिक हो, बेसिकली एक्सेसिबल हो, तो आप उसे चाइल्ड क्लास में दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसे यूज कर लेते हैं। तो चाइल्ड का क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनता था तो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट भी ऑटोमेटिकली बन जाता था। ऑब्जेक्ट बनने का मतलब जब चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता था तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता था। और इसके अलावा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर की सीक्वेंस क्या है, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग का सीक्वेंस क्या है, अगर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो कैसे कॉल होता है। तो उसमें दो रूल हमने पढ़े थे कि पहले तो सारे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे, उसके बाद सारे नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे। स्टैटिक का जो चलेगा वो अपने आप को प्रायोरिटी देता है स्टैटिक, तो पहले खुद का, फिर पेरेंट, फिर उसका कोई पेरेंट, फिर उसका पेरेंट, ऐसा। और नॉन स्टैटिक अपने पूर्वजों को प्रायोरिटी देता है, फिर नॉन स्टैटिक ऊपर से नीचे इस तरह से आएगा। क्लियर है? थोड़ा रिवाइज हो गया पुराना? यस सर। ठीक है। अब आज पढ़ेंगे टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, कि भाई कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, बिल्कुल एक क्लास थी वो दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रही थी। ये खोल लेते हैं अपना, और इनहेरिटेंस में आ जाते हैं। खुला ही हुआ है हमारा। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, क्या देखा था कि भाई एक पेरेंट क्लास थी, इस क्लास को चाइल्ड क्लास ने इनहेरिट किया हुआ है। तो ये सबसे बेसिक इनहेरिटेंस होता है। इस तरह के इनहेरिटेंस को कहते हैं, पहला टाइप होता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, कि एक ही लेवल है, इसमें कोई मल्टीपल लेवल नहीं है, खाली एक पेरेंट है, एक चाइल्ड है, इस चाइल्ड ने पेरेंट को इनहेरिट किया हुआ है, तो इसका जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पेरेंट वाले भी मेथड मिल जाएंगे और अपना चाइल्ड वाला तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे इनहेरिटेंस को जिसमें एक ही लेवल हो उसे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? आसान आसान है ये चीजें, नाम से पता चल जाएगा। क्लियर है हाँ सर। ना, ठीक है। आसान चीजें नाम से पता चल जाएगा। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, कि भाई इसी में अगर मैं एक लेवल और जोड़ दूं, अगर मतलब दो या दो से ज्यादा लेवल हो, अभी तो ये एक ही लेवल है ना, एक पेरेंट एक चाइल्ड, दो या दो से ज्यादा लेवल हो उसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसका नाम ग्रैंड चाइल्ड लिख देते हैं। ये इनहेरिट करेगा चाइल्ड को, और इसका मान लो कोई अपनी मेथड बना लेते हैं, यहाँ पे भी एक ग्रैंड चाइल्ड मेथड ऐसे करके कुछ लिख देते हैं। आई एम ग्रैंड चाइल्ड मेथड। तो जहां पे एक से ज्यादा, अब यहाँ पे क्या हो गए, दो लेवल हो गए। अब क्या आप बता सकते हो कि जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा ग्रैंड चाइल्ड का तो इसे कौन कौन से मेथड अवेलेबल होंगे? क्या ये चाइल्ड वाला अवेलेबल होगा या नहीं होगा? चाइल्ड वाला भी होगा सर, होगा क्योंकि सर। करेक्ट। और क्या पेरेंट वाला होगा कि नहीं होगा? चाइल्ड को पेरेंट इनहेरिट कर रहा है तो आई बिलीव होना चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है। कि भाई जैसे रियल लाइफ में होता है कि पिताजी की प्रॉपर्टी हमें मिलती है, हमारी, फिर पिताजी की प्रॉपर्टी वही आगे जाके हमारे बच्चों को भी मिलेगी, और उनकी प्रॉपर्टी नीचे, मतलब इनहेरिटेंस में हर लेवल पे वो चीजें ट्रांसफर होती जाती हैं। तो ग्रैंड चाइल्ड को इसका भी मिलेगा और पेरेंट का भी मिलेगा। ग्रैंड चाइल्ड को किसका मिल जाएगा? अपने अपने पेरेंट का, जो कि चाइल्ड है उसका, और उसके पेरेंट का भी मिल जाएगा। जितने भी लेवल होंगे, लास्ट वाले लेवल को बिल्कुल ऊपर तक का सबके मेथड और प्रॉपर्टी या जो भी बना होगा सब कुछ अब एक्सेसिबल होगा। लेकिन अगर यहीं पे मान लो एक और ले लेते हैं, पब्लिक क्लास चाइल्ड 2, void पब्लिक void चाइल्ड 2 मेथड, ये क्या बोलेगा, सिंपल बोल देगा आई एम चाइल्ड 2 मेथड। ठीक है? अगर ये होता तो क्या इस ग्रैंड चाइल्ड को इस चाइल्ड 2 का मेथड मिलता या नहीं मिलता?
नहीं सर, ये तो सीधे दिख रहा है नहीं ना सर, कि ये इसका नहीं होता। डायरेक्ट पेरेंट करेक्ट, को ही इनहेरिट कर रहा है। बिल्कुल सही। तो भाई कहने का मतलब ये है कि अपनी ही इनहेरिटेंस वाली साइकिल में मिलेगा। अगर मेरे सिबलिंग, एक्चुअली में अब ये क्या हो गया, चाइल्ड टू और चाइल्ड आपस में भाई भाई हो गए। देखो, इसका पेरेंट भी पेरेंट है और इसका पेरेंट भी पेरेंट है, तो ये दोनों आपस में भाई भाई हो गए, ये सिबलिंग हो गए। तो सिबलिंग को, दोनों को, चाइल्ड टू को भी पेरेंट का मिल जाएगा, चाइल्ड को भी पेरेंट का मिल जाएगा, लेकिन इसके नीचे की जो चेन होंगी उनको एक दूसरे का नहीं मिलेगा। यह ग्रैंड चाइल्ड को चाइल्ड टू का नहीं मिलेगा, उसे अपनी ही इनहेरिटेंस में मिलेगा। और ये रियल लाइफ में भी यही होता है, हमारे बच्चे को हमारी प्रॉपर्टी मिलेगी पर मेरे भाई की प्रॉपर्टी थोड़ी ना मिल जाएगी, राइट। तो वही चीज है यहाँ पे। आप मल्टी लेवल आप समझ गए। मल्टी लेवल क्या, अगर टू और मोर लेवल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कम से कम 3 क्लास इन्वॉल्व होंगी। एक लेवल बनाने के लिए 2 क्लास इन्वॉल्व होती है, दो से ज्यादा लेवल को बनाने के लिए 3 क्लास इन्वॉल्व होती है, जितनी चेन होगी। अब तीसरा आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, वो भी मैंने करके आपको दिखाई दिया। हायरार्किकल का क्या होता है, ट्री तरह की एक हायरार्की बन जाती है। जैसे पेंट में खोलता हूं, एक पेरेंट होगा, यहां पे एक आ गया, एक यहां पे आ गया, इसके मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। थोड़ा छोटा बना देता हूं, एक यहां पे बन गया, एक यहां पे बन गया, इसके भी कुछ चाइल्ड हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 2 ही 2, 3 4 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक ये हायरार्की टाइप की बन रही है। अगर आप देख रहे हो तो ऊपर एक पेरेंट है, उसका चाइल्ड है, फिर उसका एक पूरा बड़ा सा कुनबा बन जा रहा है। जी सर। तो इस तरह की हायरार्की वाले इनहेरिटेंस को हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं, जिसमें एक क्लास को दो लोगों ने इनहेरिट किया हुआ है, फिर उनकी अपनी अलग चेन बनी हुई है, इनकी अपनी अलग चेन बनी हुई है। इस तरह के सिस्टम को हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं, जहां पे पूरी एक हायरार्की बन जाती है, जहां पे बेसिकली चाचा और ताऊ लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं आपकी फैमिली के साथ साथ। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है सर। क्लियर है। चौथा आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। यू। हाँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, ये भी नाम से पता चल रहा है कि भाई एक क्लास ये है, एक क्लास ये है, इन दोनों को इनहेरिट कर ले अगर, इन दोनों को ही इनहेरिट कर ले, क्लास तीसरी क्लास, अगर तीसरी क्लास ने 2 क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, तो ऐसे इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। बहुत से बच्चे मल्टी लेवल और मल्टीपल में कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे इनहेरिटेंस को मल्टीपल, मल्टीपल मतलब भाई एक से ज्यादा लोगों ने को मेरी क्लास ने इनहेरिट किया हुआ है, और मल्टी लेवल मतलब एक से ज्यादा लेवल है। पर सर मजे की इसका बात एक क्या है, एग्जांपल, हाँ बोलो। इसका एक एग्जांपल दिखा देना मल्टीपल इनहेरिट का ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर मजे की बात यह है कि डॉट नेट डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है लेकिन वो डॉट नेट सपोर्ट नहीं करता। ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि कौन सा इनहेरिटेंस डॉट नेट सपोर्ट नहीं करता, तो आंसर आएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। अच्छा, तो फिर देन यहीं पे इसका यूज थोड़ी ना होता सर। नहीं, डॉट नेट सपोर्ट नहीं करता। अगर आप कोशिश करोगे, अगर यहीं पे देखते हैं, अगर मान लो हाँ। चाइल्ड को बोलो कि भाई चाइल्ड टू को भी इनहेरिट कर ले, तो ये एरर दे देगा, कहेगा, देखो क्या बोल रहा है, क्लास कैन नॉट हैव मल्टीपल बेस क्लास, कि भाई एक से ज्यादा क्लास को आप इनहेरिट नहीं कर सकते। ठीक ठीक। ठीक है। अब इंटरव्यू यहाँ पे रुकता नहीं है, उसका अगला क्वेश्चन होगा क्यों नहीं कर सकते, तो उसका आंसर बिकॉज ऑफ डायमंड प्रॉब्लम। डायमंड प्रॉब्लम की वजह से। अब डायमंड प्रॉब्लम क्या होता है, ये समझने से पहले एक दूसरा कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। ये भी आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि ये डिपेंड होता है एक दूसरे कंसेप्ट के ऊपर। वो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग।
आंसर ये है डायमंड प्रॉब्लम, अभी इसे पढ़ेंगे, आज की क्लास में ही खत्म करेंगे इसे। लेकिन पहले, इससे पहले आता है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? ये टाइप ऑफ इनहेरिटेंस समझ में आ गए? इतने ही टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है, 4। सिंगल ठीक है लेवल, सर। मल्टी लेवल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, और चौथा मल्टीपल, जिसमें से मल्टीपल इज नॉट सपोर्टेड बाय डॉटनेट। क्यों नहीं सपोर्ट करता? आंसर बोल देना है एक लाइन में, बिकॉज ऑफ डायमंड प्रॉब्लम। डायमंड प्रॉब्लम। ज्यादातर अगर आप ये आंसर दे दोगे तो ऑटोमेटिकली इंटरव्यू समझ जाएगा कि आपको आता है। कोई कोई पूछ लेते हैं कि चलो बताओ डायमंड प्रॉब्लम होती क्या है, तो वो अभी हम समझेंगे। उससे पहले हम समझने जा रहे हैं मेथड ओवरराइडिंग, क्योंकि डायमंड प्रॉब्लम इसी चीज के ऊपर बनाई गई है, मेथड ओवरराइडिंग के ऊपर ही। तो बिना मेथड ओवरराइडिंग को समझे हम डायमंड प्रॉब्लम नहीं समझ पाएंगे। कोई दिक्कत या परेशानी तो बताओ। नो सर। नो ठीक है, सर। चलो फिर पढ़ते हैं अब मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है कि अगर मान लो आप एक जनरल, पहले जनरल एग्जांपल देखते हैं कि आपके पापा ने एक घर बनाया, घर बनाया, पुराना हो गया। अब आपको क्या है कि उस घर को तोड़ के नया घर बनाना है। तो क्या आपके पास ये कैपेबिलिटी होगी? क्या आपके अपने पापा के घर को तोड़ के नया घर बना सकते हो? आंसर है हाँ, बना सकते हैं। हाँ जी सर, भाई हाँ जी। पापा से इजाजत इजाजत मांग लेंगे कि भाई आपका घर है ये, हम इसे तोड़ के नया बना रहे हो और बेटर बनाना चाहते हैं। तो हाँ जी, आंसर है हाँ हाँ, जी। बना सकते हो। आपके पापा अगर एग्री करें तो, पेरेंट आपके एग्री करें तो आप बना सकते हो। ठीक वही कंसेप्ट यहां पे भी आया। कई बार हमें क्या होता है कि भाई पेरेंट में जो मेथड है ना, उसको ज्यों का त्यों इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि उसे चाइल्ड क्लास में चेंज करना है मुझे। तो क्या ये पॉसिबल है? तो आंसर है हाँ, पॉसिबल है। लेकिन पेरेंट क्लास को बताना पड़ेगा कि भाई ये मेथड आगे चल के चेंज हो सकता है। कैसे बताते हैं? मेरे ख्याल से पहले वर्चुअल आता है। मान लो इसमें अभी कुछ ऐसा लिखा हुआ है, आई एम पे, मतलब ये तो मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये लिखा हुआ है। एक्चुअल में कहीं कहीं पे मेथड में ऐसा थोड़ा ना लिखा होगा कि कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन। मेथड में तो जो आपकी फंक्शनैलिटी होती है वो लिखा होता है। फंक्शनैलिटी क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है। अभी जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट होगी उसके वाले मेथड बनाएंगे। अभी तो खाली समझने के लिए बना रहे हैं, इसलिए हर मेथड में खाली कंसोल डॉट राइट लाइन लिख दे रहे हैं। आई एम वर्चुअल पेरेंट मेथड। तो भाई उन्हीं मेथड को पहली बात तो इन्हें ओवरराइड कर सकते हो जिसमें वर्चुअल कीवर्ड लगाओ। तो इसके सारे पॉइंट लिख लेंगे हम, जिससे आप लोग भी अपने नोट्स बना लो और बाद में आपको हमेशा याद रहे। मेथड ओवरराइडिंग पहला क्या है? इज अ कंसेप्ट ऑफ चेंजिंग पेरेंट मेथड फंक्शनैलिटी इन अ चाइल्ड क्लास। पहला पॉइंट तो ये हो गया। पेरेंट, सेकंड पॉइंट क्या है? पेरेंट मेथड मस्ट हैव वर्चुअल या फिर ओवरराइड कीवर्ड। ओवरराइड अभी समझेंगे, ओवरराइड क्यों बोल रहा हूं। फिलहाल के लिए वर्चुअल समझो कि पेरेंट मेथड के पास वर्चुअल कीवर्ड होना चाहिए, तभी उस मेथड को आप चेंज कर सकते हो। तीसरा, इन द चाइल्ड क्लास यू मस्ट यूज ओवरराइड कीवर्ड टू चेंज द फंक्शनैलिटी। चले आते हैं इसे। ठीक है, पेरेंट क्लास के पास वर्चुअल होगा। अब इसी मेथड को सीधा कॉपी पेस्ट कर दो यहां पे, अगर चाइल्ड में चेंज करना है आपको तो। बट आपको ओवरराइड लगाना पड़ेगा कि भाई ये इस फंक्शनैलिटी को मैं ओवरराइड कर रहा हूं। ऊपर कुछ और था, अब मैं नीचे चेंज कर रहा हूं। आई एम चेंज्ड ओवरराइड पेरेंट मेथड इन चाइल्ड क्लास, कि भाई मैं चेंज हो चुका हूं विद द हेल्प ऑफ ओवरराइड कीवर्ड। तो क्या क्या बताया मैंने कि भाई कर सकते हो आप अगर आपको पेरेंट की फंक्शनैलिटी चेंज करनी है, लेकिन पेरेंट को अलाउ करना पड़ेगा। अलाउ करने का मतलब है कि पेरेंट का जो मेथड होगा
उसके आगे वर्चुअल कीवर्ड लगा होना चाहिए। इसका मतलब पेरेंट कह रहा है कि भाई ये वर्चुअल है, ये चेंज हो सकता है आगे। जैसे कुछ चीजें आपके पेरेंट्स बोलेंगे चेंज कर सकते हो, कुछ चीजें बोलेंगे भाई नहीं ये तो चेंज कर ही नहीं सकते। तो जो चेंज नहीं कर सकते वो तो नॉर्मल रहेगा, जो चेंज कर सकते हो उसे बोलेंगे वर्चुअल है, बाद में आपको चेंज करना हो कर लेना। तो ये वर्चुअल है। अब आपको चेंज करने के लिए बताना पड़ेगा कि भाई उसको ओवरराइड कर रहा हूं। ओवरराइड कर रहा हूं मतलब फंक्शनैलिटी चेंज कर रहा हूं। अब अगर मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और पेरेंट मेथड 2 को कॉल करूंगा तो ये वाला कॉल होगा, ना कि पेरेंट वाला, क्योंकि ये हमने चेंज कर दिया है चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। चाइल्ड क्लास के अंदर हमने चेंज कर दिया है। इस चीज को प्रूफ भी करके देखते हैं। जहां पे समझ में ना आए मुझे रोक लेना। ओबीजे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, यानी कि हमें डॉट चेंज करने के लिए ओवरराइड और वर्चुअल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, राइट? करेक्ट। पेरेंट क्लास में वर्चुअल कीवर्ड, चाइल्ड क्लास में ओवरराइड कीवर्ड। ओवरराइड, ठीक है सर। ठीक है, अब इसे चला के देखते हैं। देखो अगर मैंने चाइल्ड क्लास में ओवरराइड ना किया होता तो मुझे पुराना वाला ही मिलता, पेरेंट क्लास वाला ही। लेकिन क्योंकि मैंने अब ओवरराइड कर दिया है, ये सारे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहे हैं, कंस्ट्रक्टर को पहले डिबगर हटा दो। ठीक है, क्योंकि मैंने ओवरराइड कर दिया है तो इसने ओवरराइड वाला कॉल किया, ना कि पेरेंट क्लास का वर्चुअल वाला। और जो प्रिंट हुआ आई एम चेंज्ड ओवरराइड पेरेंट मेथड इन चाइल्ड क्लास। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही कि आप कैसे ओवरराइड करोगे? यस सर, यस सर। अच्छा, यहां पे एक बात मैंने क्या लिखी थी, भाई उसको ओवरराइड कर पाओगे जिसके आगे या तो वर्चुअल लिखा हो या तो ओवरराइड लिखा हो। इसका क्या मतलब है कि भाई कल को अगर इसका चाइल्ड भी ये मेथड चेंज करना चाहे तो वो भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ओवरराइड लिखा हुआ है। ओवरराइड यूज कर रखा है। तो नीचे भी मैं ग्रैंड चाइल्ड में भी ओवरराइड यूज करके उसको भी चेंज कर सकता हूं। ठीक ठीक ठीक। तो यहां पे भी कर सकता हूं। तो या तो चेंज वही होगा जिसके आगे वर्चुअल लिखा हो, अगर वर्चुअल ना लिखा हो तो वो ऑलरेडी ओवरराइड हो चुका हो कहीं और पे और आगे कीवर्ड ओवरराइड लिखा हो। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है सर। वर्चुअल सर आपने जो वर्चुअल कीवर्ड यूज किया है सबसे पहले चाइल्ड क्लास के मेथड में यूज किया, राइट? नहीं, वर्चुअल कीवर्ड मैंने पेरेंट क्लास के मेथड में किया है। ये देखो इसीलिए मैंने सबके नाम ऐसे पेरेंट पेरेंट लिख रहा हूं जिससे पता चल जाए पेरेंट का कौन सा है। एक्चुअली वर्चुअल आपने इसलिए यूज किया है ना, जहाँ पे मतलब जहाँ से हमें परमिशन मिल रही है करेक्ट, चेंज जो करने को। परमिशन दे रहा है, तो पेरेंट हाँ जी, परमिशन हाँ। देता है कि मेरी चीज को आप चेंज कर सकते हो। तो ठीक ठीक ठीक। पेरेंट मेथड के आगे वर्चुअल कीवर्ड और चाइल्ड मेथड के आगे ओवरराइड कीवर्ड। ओवरराइड कीवर्ड जहाँ चेंज हो रहा है। करेक्ट, अगर ऑलरेडी चेंज हो चुका है वो तो ओवरराइड को दोबारा से ओवरराइड भी कर सकते हो। तो या तो ठीक है। वर्चुअल कीवर्ड होगा चेंज करने के लिए या तो ओवरराइड, दोनों में से एक कीवर्ड होगा तभी आप चेंज कर सकते हो। तो इंटरव्यू में एक्चुअली इस बात पे फंसाते हैं। वो पूछते हैं मेरे पेरेंट क्लास में वर्चुअल मेथड है ही नहीं, वर्चुअल है ही नहीं, तो क्या मैं चेंज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? तो आप बोलोगे हाँ हाँ कर सकते हो सकता है वो मेथड ऑलरेडी ओवरराइड हो चुका ओवरराइड हो। हो। तो या तो वर्चुअल कीवर्ड हो या तो ओवरराइड, दोनों में से कोई सा भी होगा तो भी आप चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि वर्चुअल ही हो। क्लियर है, कोई डाउट है सर अनिल आप बताओ? सर एक चीज पूछनी है, सपोज ये वर्चुअल, आप वर्चुअल कह रहे हो, वर्चुअल कीवर्ड ये पेरेंट के साथ ही यूज होता है, अगर मैं चाइल्ड के साथ यूज करूँ और उसका ग्रैंड चाइल्ड में चेंज कर सकता हूँ, मतलब ऐसा एक हाँ हाँ क्वेश्चन। हाँ, पेरेंट का मतलब ये थोड़ा ना है कि एक ही पेरेंट होगा। पेरेंट का मतलब है अब ये भी तो किसी का पेरेंट है, तो यहाँ पे भी आप मेथड बना के वर्चुअल यूज कर लो। मान लो इसी मीन्स मेथड को चाइल्ड। आप, करेक्ट, इसे भी आप वर्चुअल बना सकते हो। पेरेंट का वर्चुअल मतलब, हाँ वर्चुअल बना वो है, के इसके ग्रैंड चाइल्ड में मैं चेंज कर सकता हूँ। करेक्ट, वर्चुअल यहाँ पे बनेगा तो वो ग्राइंड चाइल्ड में भी चेंज हो सकता है। ठीक है ठीक सर, है, ये तो, अंडरस्टूड। हाँ पेरेंट का मतलब खाली है कि रिलेशन से, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन, अब वो चाहे चाइल्ड में हो चाहे ग्रैंड चाइल्ड में हो चाहे उसके नीचे हो, कहीं पे भी आप वर्चुअल कीवर्ड लगा सकते हो। लेकिन जहां पे लग गया उसके नीचे वाले चेंज कर पाएंगे, उसके ऊपर वाले नहीं। क्लियर, कोई डाउट? अच्छा क्वेश्चन था वैसे। क्लियर सर। ठीक है, सर मेरा भी एक क्वेश्चन है कि हाँ पूछो। जैसे जहाँ पे हम वर्चुअल यूज कर रहे हैं, अगर हम वर्चुअल ना यूज करें
तीनों ही ओवरराइड यूज करें तो कर सकते हैं ना? अगर आप कह रहे हो वर्चुअल ना यूज करो तो ओवरराइड करो। हाँ जी। नहीं, तो उसे आप ओवरराइड नहीं कर सकते, आपको वर्चुअल कीवर्ड यूज करना ही पड़ेगा। अच्छा, मतलब जहां से परमिशन मिल रही है एक ना एक बार तो यूज होगा ही होगा, राइट? करेक्ट, एक बार पूरी सीरीज में एक बार तो वर्चुअल यूज हुआ ही होगा। क्योंकि जो आपने भी क्वेरी करी ना वो इंटरव्यू क्वेश्चन की, उन्होंने कहा कि वर्चुअल अगर हमारी उसमें की क्लास में है ही नहीं, तो देन हाँ, अगर तो मतलब वही कहना है कि वो पहले यानी कि कहीं वर्चुअल होगा, तभी हम करेक्ट, ओवरराइड कर सकते हैं उसको। करेक्ट। लेकिन यहाँ पे अगर वो बोलेगा कि यहाँ पे तो मेरा वर्चुअल है ही नहीं, तो क्या बताओ मैं इसे ओवरराइड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? तो आप हाँ, बोलोगे कर इस पाएंगे सर। क्लास में नहीं है, बट इसकी पेरेंट में होगा, यहाँ पे ओवरराइड होगा तो जी, उसको भी कर लेंगे। मतलब सिंपल है, कोई ठीक बहुत है। बड़ा इसमें मैथ्स नहीं है। सिंपल है, या हाँ तो जी, हाँ वर्चुअल जी। कीवर्ड लिखाओ या तो ओवरराइड कीवर्ड लिखाओ। ये दो हाँ जी, कीवर्ड हैं, बिल्कुल। तो हम उसे चेंज कर पाएंगे, जी, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। क्लियर? जी सर। चलो, अब थोड़ा पीछे का इसका वो समझते हैं, गणित की पीछे कैसे काम कर रहा है ना। ये तो अभी हमने ऊपर ऊपर से देख लिया कि यहाँ चेंज कर पाएंगे। अब पीछे मेमोरी लेवल पे क्या होता होगा, आपको पता है। ऑब्जेक्ट बनता है तो मैंने बता रखा है, स्टैक में उसका रेफरेंस सेव होता है, और जो क्लास का सारे मेंबर्स को मेमोरी मिलती है हीप पे। नीचे याद है या मिलती भूल है। गए? याद है सर। याद है याद सर। है ना? तो जब चाइल्ड क्लास का बनता है तो वो पेरेंट वालों को भी मेमोरी देता है, अपने वालों को भी देता है। लास्ट क्लास में बताया था मैंने, हाँ जी, दिखाया हाँ भी जी। था कि पेरेंट के भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, अपना भी कॉल हो रहा है। कंस्ट्रक्टर कॉल होने का मतलब मेमोरी मिलना स्टार्ट हो गई। यस सर। अब जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना होगा तो बिहाइंड द सीन देखो क्या हो रहा होगा वर्चुअल में। बाकियों को भूल जाओ, बाकियों को तो मेमोरी मिली होगी। अभी हम सिर्फ वर्चुअल और ओवरराइड की बात कर रहे हैं। बाकियों को मेमोरी मिली होगी, उसके साथ साथ पेरेंट मेथड 2 को कहीं मेमोरी मिली होगी। मान लो ये गोला है, इसमें पेरेंट मेथड 2 को मेमोरी मिली है, और उसको फिलहाल के लिए लाल कलर में असाइन कर लेते हैं कि लाल कलर है ये। मेमोरी है, हालांकि एड्रेस होगा वो कोई पर्टिकुलर, लेकिन समझने के लिए कह ले रहा हूं कि ये पेरेंट वाला मेथड है लाल कलर का। तो वो क्या करेगा, पहले आपको पता है नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर पहले ऊपर वाले कॉल होते हैं, तो मतलब पहले ऊपर वाले नॉन स्टैटिक मेंबर को मेमोरी मिल गई होगी। तो पहले इस पेरेंट को मेमोरी मिल गई होगी, ऐसे लाल कलर की हमने दिखा दिया कि इसको मेमोरी में सेव है। अब वो नीचे आएगा और चेक करेगा भाई ये तो वर्चुअल है, तो नीचे आके चेक करेगा कि क्या कोई ओवरराइड वाला मेथड है। तो कहेगा हाँ हाँ भाई ओवरराइड है। जरूरी नहीं है कि वर्चुअल है तो ओवरराइड करना ही करना है। मतलब आपके पापा ने बोल दिया मेरा घर बनवा लेना, बट आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप नहीं भी बनवा सकते। तो वर्चुअल का होना ये मैंडेटरी नहीं है कि ओवरराइड करना ही करना है, लेकिन ओवरराइड करना है तो वर्चुअल का होना मैंडेटरी है। बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? हाँ जी सर, समझ यस पा सर। रहे हैं। यस सर। यस सर। ठीक है। तो अगर वर्चुअल वो है तो नीचे आके चेक करेगा भाई कहीं ओवरराइड तो नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा होगा तब तो ऐसे ही छोड़ देगा। फिर आप ऑब्जेक्ट बना के कॉल करोगे तो वो पेरेंट वाला ही कॉल होगा, वर्चुअल वाला ही। लेकिन अगर ओवरराइड हो रहा है, ओवरराइड का मतलब समझो, ओवरराइड हो रहा है तो यहां पे अब जो मेमोरी इस पुराने वाले को दी होगी, इसके ऊपर ये नई मेमोरी असाइन कर देगा, नई। तो पुराना वाला मेमोरी में गायब ही हो जाएगा। पुराने वाले के ऊपर ही नई वाली पेरेंट मेथड 2 को मेमोरी मिल गई, तो अब पुराना वाला मेमोरी में बचा ही नहीं। इसीलिए जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे तो एक ही बचा है भाई, ग्रीन वाला, तो वही कॉल होगा। क्योंकि आपको पता है जब तक मेमोरी में कोई चीज होती नहीं तब तक उसे आप यूज नहीं कर सकते। क्या आप बात समझ रहे हो? ओवरराइड का मतलब यस। क्या है कि पुराने वाले को मेमोरी मिली, लेकिन उसी को ओवरराइड कर दिया नीचे वाले ने। मतलब पुराना वाला बचा ही नहीं। अब जब बचा ही नहीं, एक ही चीज बचा है, तो यही कॉल होगा, और कोई कॉल हो नहीं सकता। क्लियर है? कोई डाउट? यस सर, मतलब एड्रेस सेम रहेगा, लेकिन उसमें जो मेमोरी है, मतलब जिस चीज को मेमोरी मिल रखी है वो चेंज हो जाएगी। करेक्ट, नए वाले मेथड को मेमोरी मिल जाएगी। अब इसीलिए इसके पास कोई कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगी कि पुराना वाला कॉल करूं या नया वाला कॉल करूं, क्योंकि भाई एक ही है मेमोरी में नया वाला। क्यों? क्योंकि वो ओवरराइड हो चुका है। अगर ओवरराइड ना होता तो वो पुराना लाल वाला होता। क्लियर? हाँ जी सर। समझ बिहाइंड द सीन कैसे काम हो रहा है, समझ गए? जी सर। ठीक है। अब मतलब हाँ, पूछो उसी पूछो। तरह हो गया ना सर, जैसे कि अब जैसे हमारे दादा का घर था, पापा ने तुड़वा दिया, तो हम पुराना वाला कहाँ यूज कर पाएंगे? वही यूज करेंगे जो करेक्ट, बिल्कुल सही कि वोल्ट भाई टाइप हो पुराने गया। तोड़ के नया बन गया, तो अब पुराने वाले घर को कहां से लेके आए? वो तो खत्म हो गया ना। जी सर, जी सर। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही समझ रहे हो अब तुम लोग।
सर अब एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ पूछो। जैसे ये कॉल होगा, ये मेथड कॉल होगा ओवरराइड वाला, ये ठीक है। चाइल्ड का मेथड है, मतलब हम्म। कॉल हो रहा है। तो सबसे पहले जो पेरेंट लाइक पेरेंट को जो मेमोरी मिली थी, ओके, ठीक है। पेरेंट के मेथड को मेमोरी मिली थी, ये उसको ओवरराइड कर रहा, आप ये कह रहे हो? करेक्ट, उसको ओवरराइड कर रहा है। अगर पेरेंट वाले को मान लो ऐसे लाल रंग की मेमोरी मिली है, तो इसको ओवरराइड करके कोई चाइल्ड वाला दूसरा मेथड, कलर या जो भी इंफॉर्मेशन है, लाल कलर और हरा कलर, तो मैं एक वो एग्जांपल दे रहा हूँ। मेमोरी मिलने नहीं वो का ठीक है। मतलब क्या होता है, जो इस मेथड के अंदर जितने भी वेरिएबल हैं, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग अगर 16 बाइट लेता है तो 16 बाइट इसको मेमोरी मिल जाएगी। अगर 5 वेरिएबल होते तो उनको मेमोरी मिल जाती। लेकिन ओवरराइड ये पुराने वाले मेथड को ही करेगा। चाइल्ड में जो जहां ओवरराइड लिखा हुआ वो ओवरराइड कर रहा है पुराने वाले पेरेंट के मेथड को। करेक्ट करेक्ट। अब इसमें सर एक फिर मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन बन रहा है। अब हम्म। ओवरराइड चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड भी ओवरराइड हो रहा है, ठीक है। ग्रैंड चाइल्ड है वो भी ओवरराइड हो रहा है ना? ठीक है। उसको भी क्योंकि वर्चुअल कीवर्ड यूज हो रहा है, ऊपर ओवरराइड नीचे दो मेथड हो रहे हैं उस केस में। ठीक, तो वो तो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है ना, ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हो। अच्छा ओके, हाँ, अगर अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मेमोरी मिलेगी, राइट राइट राइट, ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है। समझ गया ना, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के तो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक मेमोरी मिलना शुरू नहीं होगी। तो अगर आप चाइल्ड का बना रहे हो तो भाई यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक ओवरराइड होगा। ग्रैंड चाइल्ड का बनाओगे तो वो चाइल्ड वाला भी ओवरराइड हो जाएगा, ये वाला राइट वाले फाइनल बचेगा। राइट क्लियर? राइट, मैं समझ गया सर, मैं समझ गया। ठीक है। ठीक है, तो अब आते हैं अगले बात पे। ये बात हमारी समझ गई हम। अब भाई कल को मान लो आपके पापा ने तो आपको अलाउ किया था कि भाई आप मेरे घर को तोड़वा के बना दो नया, पर आप चाहते हो कि नहीं, इसमें मेरी कुछ वैल्यू सिस्टम छुपा हुआ है इस घर में जो मैं बनवा रहा हूं, इसको अब कोई नहीं तोड़ सकता। मेरे वाले को अब कोई ना ही तोड़ सकता है ना ही कोई चेंज कर सकता है। मेरा बन गया तो बन गया, यही मेरा फाइनल है। घर घर नहीं, कुछ और आइटम भी हो सकता है। घर तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ और ऐसा आइटम हो सकता है जिससे उनकी सेंसिटिविटी जुड़ी हो, कि वो चाहते हो कि भाई नहीं, अब चेंज नहीं हो सकता, ये जो है वही रहना है। तो क्या ये पॉसिबल है? तो आंसर है यस, पॉसिबल है, विद द हेल्प ऑफ फाइनल कीवर्ड। अरे सील्ड कीवर्ड कौन सा होता है? हाँ, सील्ड कीवर्ड। सील्ड कीवर्ड का मतलब क्या है कि अब ये फाइनल मेथड हो गया, इसको चेंज कोई नहीं कर सकता। अब देखो, लेकिन हमने तो नीचे किया हुआ है, तो जैसे ही मैंने सील्ड कीवर्ड लगाया होगा, यहां पे ये रोने लगा। कह रहा है कैन नॉट इनहेरिटेड मेंबर दिस बिकॉज इट इज सील्ड। कि आपने बोल दिया कि भाई इसके बाद इसे कोई इनहेरिट मत करना, सील्ड कर दिया उसे, इसलिए इसके बाद मैं इसे इनहेरिट नहीं कर पाऊंगा। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस सर। और इससे भी बड़ी बात, आप क्या कहते हो, अरे मेथड मेथड छोड़ो, मेरी कोई क्लास को ही ना इनहेरिट कर पाए, तो वही सील्ड कीवर्ड मेथड क्लास के आगे लगा देना है। अब यहां पे आके सीधा क्लास लेवल पे ही बोल देगा कि भाई इसको इनहेरिट नहीं कर सकते, उसने सील्ड ही कर दिया है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? क्लियर तो हो गया सर, क्लियर हो ठीक है, गया। बड़ा हाँ, सिंपल है। सिंपल। ये तो सील्ड कीवर्ड का मतलब क्या है कि जहां जिसको भी सील्ड करोगे उसको फिर बाद में इनहेरिट नहीं कर पाओगे। चाहे वो क्लास लेवल पे करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, मेथड लेवल पे करोगे तो वो पर्टिकुलर मेथड को आप ओवरराइड नहीं कर पाओगे। जहाँ पे हमने वर्चुअल कीवर्ड दिया है, अगर वहां पे सीड लग गया फिर तो कोई भी नहीं कर पाएगा, मतलब ना चाइल्ड ना ग्रैंड चाइल्ड। हाँ, वैसे वर्चुअल में सील्ड लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आप दो चीज बोल रहे हो कि भाई तू मेरे को इनहेरिट भी कर लियो, चेंज भी कर दियो, लेकिन तू चेंज भी नहीं कर सकता। तो वैसे नहीं तो नहीं, कोई मतलब मतलब, मैं कहना चाह रहा हूँ कि वर्चुअल के जगह पे, हाँ, ताकि फिक्स रहे, कोई चेंज ही ना कर पाए, ऐसे। बिना, हाँ ये बिना वर्चुअल के अलाउड नहीं है ना। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है ये भैया आप इसे ओवरराइड ही नहीं कर सकते, तो सील्ड क्या करवा रहे हो? ये बिना वर्चुअल अच्छा के अच्छा, तो ठीक ओवरराइड है। ही नहीं कर सकता ना कोई चीज। बात समझ रहे अच्छा हो? हाँ, ये भी ठीक है, ठीक ठीक है सर, ठीक है, आ गया समझ। वर्चुअल होगा तभी ओवरराइड हो पाएगा ना, वर्चुअल ही नहीं करेक्ट होगा तो करेक्ट। फिर ये वो आप बोल रहे हो परमिशन कि ही हाँ नहीं। ओवरराइड, इस क्लास को कोई ओवरराइड मत करे, तो वो कह रहा है भाई वो तो आप वर्चुअल बनाए नहीं रहे तो ओवरराइड वैसे नहीं कर पाएगा, तो सील्ड क्यों कर रहे हो? ठीक है सर, ठीक, ओके, ठीक है, तो क्लियर। सील्ड कीवर्ड का भी मतलब आप लोग समझ गए। जी। अब आता है एक और कंसेप्ट, हटा दे रहा हूं क्योंकि अभी वो दूसरा कंसेप्ट भी इसी में पढ़ेंगे। आप लोग जब वीडियो देखना
तो अपने नोट्स बनाना है या फिर जब अपना प्रैक्टिस करोगे तो ये सील्ड कीवर्ड का भी प्रैक्टिस कर लेना। अब इसी मेथड ओवरराइडिंग को क्या बोला गया है, मैंने आपको जब पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा रहा हूंगा मैं, तो मैंने कहा था यार दो तरह के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। एक बताया होगा स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि मैंने पहले पढ़ा दिया था। क्या होता है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म? मेथड ओवरलोडिंग। सेम नाम से मल्टीपल मेथड बनाओ, लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर या टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए। हाँ जी। याद है? यस सर। उस समय मैंने बताया था कि एक डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म भी होता है, वो आगे क्लास में आएगा, ये बोला था मैंने, पर पढ़ाया नहीं था। हाँ तो जी, हाँ जी। मेथड ओवरराइडिंग को ही डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म और या फिर कोई कोई इसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहता है। अब हाँ, ये ऐसा भी क्यों है, बताया इसे था रन आपने। टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई मेथड ओवरलोडिंग कब कंसेप्ट में आता है? मेथड ओवरराइडिंग जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, और ऑब्जेक्ट कब बनता है? रन टाइम पे। रन टाइम जब पे। आप रन करोगे तभी तो ऑब्जेक्ट बनेगा, तभी तो मेमोरी असाइन होगी। इसीलिए इसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहा गया है। जबकि मेथड ओवरलोडिंग जो होता है वो तो कंपाइल टाइम पे ही एरर बता देता है। कंपाइल टाइम पे अगर आपने दो मेथड दिए ना, एरर बता देगा, रन वो टाइम का वेट कंपाइल नहीं नहीं करेगा। होगा। हाँ, हाँ, इसीलिए वो कंपाइल इसे नहीं होगा। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग को, और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म या फिर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग को। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट है? कोई पूछेगा तो बता पाओगे कितने तरह के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं डॉटनेट में? दो तरह के होते हैं, एक कंपाइल टाइम, एक रन टाइम। कंपाइल टाइम क्या होता है? मेथड ओवरलोडिंग। अच्छा, कंपाइल टाइम क्यों होता है ये? क्योंकि भाई कंपाइल टाइम पे वो आपको एरर बता देगा। अगर दो नाम से सेम मेथड बनाओगे, वो वहीं पे भड़क जाएगा, कहेगा भाई नहीं बना सकते, या तो सेम डिफरेंट पैरामीटर पैरामीटर दो, या तो नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज हो, तो टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज हो। लेकिन डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? मेथड ओवरराइडिंग होता है। आप चाइल्ड क्लास में भी फंक्शनैलिटी को चेंज कर सकते हो, लेकिन इसे डायनेमिक क्यों बोलते हैं या फिर रन टाइम क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड है कि किसको मेमोरी मिलेगी। ये ऑब्जेक्ट बनाते वक्त डिपेंड है कि ऊपर वाले को ओवरराइड करेगा नहीं करेगा। ये सब ऑब्जेक्ट बनाते वक्त पे डिपेंड है, ना कि कंपाइल टाइम पे एरर देगा। तो ऑब्जेक्ट कब बनता है? रन टाइम पे। इसीलिए इसे बोला गया है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एज सिंपल एज दैट। क्या कोई बात इसमें दिक्कत या परेशानी? कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछो। क्लियर है सर। क्लियर है सर। ठीक है, अब आता है एक और कंसेप्ट, वो है मेथड हाइडिंग। और इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये, डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरराइडिंग एंड मेथड हाइडिंग। अच्छा, मेथड हाइडिंग भी ओवरराइडिंग का थोड़ा सा भाई जैसा है। कैसे भाई है? अगर आप चाहते हो, एक और मेथड बना लेते हैं यहाँ पे, या इसी वाले को देख लेते हैं, ऑलरेडी बना हुआ है ना हमारा। पेरेंट मेथड है। अब मैं इस पेरेंट मेथड को भी ओवरराइड करना चाहता हूं, या फिर नया पेरेंट मेथड बनाना चाहता हूं, नाम इसी नाम से नया मेथड बनाना चाहता हूं। ओवरराइड नहीं करते, लेकिन नया मेथड बनाऊंगा। और जब मैं चाहता हूं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल हो, तो नया वाला मेथड कॉल हो, ना कि पुराने वाला। तो एक अलग कंसेप्ट आया कि आप चाहो तो पेरेंट क्लास के जो मेथड है उस नाम से एक और मेथड बना सकते हो। बस आप कीवर्ड यहां पे लगा दो न्यू। ये उस मेथड को ओवरराइड तो नहीं करेगा, लेकिन एक नया मेथड बना देगा सेम नाम से। जैसे मान लो आपके पिताजी ने कोई राम मंदिर बना रखा है अपने घर में, या फिर कहीं पे भी। आपने एक नया राम मंदिर बना दिया, तो नाम तो सेम है, उन्होंने भी राम मंदिर बनाया है, आपने भी राम मंदिर बना दिया। लेकिन आपका राम मंदिर एक अलग जगह पे, अलग लोकेशन पे एक अलग मंदिर बना हुआ है। पिताजी का एक अलग लोकेशन पे एक अलग मंदिर, मतलब दोनों मंदिर एग्जिस्ट करते हैं। ओवरराइडिंग के केस में हमने क्या देखा था? सिर्फ एक ही को मेमोरी मिली है, पिछले वाला तोड़ के नया बनाया है। इस बार पिछले वाला तोड़ा पोड़ा नहीं है, पिछले वाला ज्यों का त्यों है, ये नया बन गया। अगर हम मेमोरी के टर्म में समझें तो क्या हो रहा होगा? इसको न्यू एड्रेस मिला होगा। करेक्ट, अभी बताता हूं। तो भाई जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो मान लो वो यहां पे उसे मेमोरी मिली हुई है। अब पेरेंट वाले को, अब जब चाइल्ड पे आया तो उसने कहा न्यू मेथड बनाना है, पर नाम सेम होगा। तो सेम नाम से वो न्यू मेथड बना देगा,
लेकिन मेमोरी में उसे अलग एड्रेस देगा, अलग लोकेशन पे वो पड़ा होगा। इस समय मेमोरी पे 2 मेथड पड़े होंगे, ना कि एक मेथड। लेकिन जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कौन सा वाला कॉल होगा? अभी करके देखते हैं। नीचे वाला ही कॉल होगा, मैं बता रहा हूं। तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो 2 मेथड है, यहां पे वो डिलेमा में है कि भाई ऊपर वाला कॉल करूं या नीचे वाला कॉल करूं। तो अगर आपके पिताजी ने भी राम मंदिर बनाया हुआ है और आपने भी राम मंदिर बनाया हुआ है और आपके घर में बात होती है चलो राम मंदिर चलते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आप अपने वाले राम मंदिर में जाओगे। ज्यादातर लोग अपनी बनाई हुई चीजों को प्रायोरिटी देते हैं। मंदिर का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ भी हो सकती है ऐसी चीज जो आपने खुद बनाई हो। तो मोस्टली हमेशा आप अपने वाली चीजों को प्रायोरिटी दोगे। तो उसी तरह से जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और उसे मेमोरी में 2 मेथड मिलेंगे सेम नाम से, तो वो अपने वाले को प्रायोरिटी देगा, ना कि पेरेंट वाले को। इसी चीज को प्रूफ कर लेते हैं यहां पे। पहले प्रूफ कर लेते हैं, फिर बताता हूं कि क्या फायदा हुआ इसका। ये देखो, अब यहां पे वो दुविधा में है कि उसे भाई 2 मेथड मिल गए मेमोरी में। एक पेरेंट मेथड नाम से ये है कि ये ऑब्जेक्ट के पास 2 मेथड हैं। अब वो कौन से वाले को कॉल करे? तो क्योंकि ये चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट है, तो इसने अपने वाले को कॉल कर लिया। कह रहा है कोई दुविधा नहीं, मैंने बनाया है भाई नया, तो मैं अपने वाले को नए वाले को कॉल करूंगा, पुराने वाले को क्यों कॉल करूं? बात सही है। तो इस सिनेरियो को क्या कहते हैं? मेथड हाइडिंग। कि हालांकि उसे 2 मेथड मिले, लेकिन उसने एक वाले को छुपा दिया और नए वाले को शो किया, ना कि पुराने वाले को। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? मींस पुराने वाला कॉल ही नहीं होगा। इस सिनेरियो में नहीं होगा। अभी इसकी ये सेकंड बात है कि अच्छा तो फिर पुराने वाला कब कॉल होगा? अभी तो आप फिर तो पुराने वाला फिर तो कभी कॉल ही नहीं होगा, इसका मतलब है। तो आंसर है नहीं नहीं, पुराने वाला भी होगा। कैसे होगा वो आप देखते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई कि भाई अगर हाँ अपनी जी। क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो अपने वाले को प्रायोरिटी दे देगा। और हालांकि मेमोरी में उस ऑब्जेक्ट को सेम नाम के 2 मेथड मिलेंगे, लेकिन अपना वाला कॉल होगा। तो पुराना वाला कब कॉल होगा? तो आंसर है पुराना वाला भी कॉल होगा। वो कब कॉल होगा? कि अभी तक आप देख रहे होगे पेरेंट के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है नहीं हो रही यहां पे? कि भाई चाइल्ड क्लास को आपके सारे मेथड एक्सेसिबल हैं, सब कुछ एक्सेसिबल है, लेकिन पेरेंट बेचारा ना चाइल्ड क्लास का मेथड एक्सेस कर सकता है, ना प्रॉपर्टी कर सकता है, ना ही ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ना ही नीचे वालों को कुछ मेमोरी मेमोरी से कुछ नहीं कर सकता। तो ये बात सही है गलत है? पेरेंट के साथ नाइंसाफी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हो तो रही है सर। हो रही है ना, तो नहीं होनी चाहिए। अब नहीं होनी चाहिए तो डॉटनेट ने कहा कि यार हो तो गई है। तो अब हम एक काम करते हैं, पेरेंट को भी एक स्पेशल ताकत दे देते हैं। वो स्पेशल ताकत क्या है? वो ताकत ये है कि अभी तक आपने जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए हैं, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब न्यू लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट बनता है, और ये खाली वेरिएबल है, ये चाइल्ड क्लास का वेरिएबल है। यहां पे जब न्यू लिखा तब ऑब्जेक्ट बनता है। अगर मैंने इसे 2 लाइन में लिखा होता और कोई आपसे पूछता कि भाई इस लाइन पे क्या बना है, तो आप बोलते चाइल्ड क्लास का वेरिएबल। इसमें क्या बना है? इसमें वही वेरिएबल ऑब्जेक्ट बन चुका है अब। ऑब्जेक्ट बनना जी। तो पेरेंट को इन्होंने एक ताकत दी। क्या ताकत दी? कि भाई जा, तेरे अंदर एक ताकत है, मैं तुझे वरदान देता हूं कि तू अपने अंदर, अपने वेरिएबल के अंदर किसी भी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को सेव करा सकता है। तो अगर मैं पेरेंट क्लास का वेरिएबल लूं, उसके अंदर भी मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट सेव करा सकता हूं। लेकिन चाइल्ड के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है। अगर चाइल्ड के क्लास का ऑब्जेक्ट लिया आपने और कहो पेरेंट का करा लूं, तो ये नहीं मिलेगा। ये कहेगा बेटा सारी सारी फीचर तुझे ही दे दूं, तो पेरेंट का किस काम आएंगे? तो पेरेंट को ये एडिशनल ताकत दी गई कि आपके जितने भी बच्चे हैं, उनके ऑब्जेक्ट को आप अपने अंदर सेव करा सकते हो। और जब आप ऐसा करोगे, और अब आप अगर पेरेंट के इस ऑब्जेक्ट के साथ पेरेंट मेथड को कॉल करोगे, तो वो तभी भी उसे मेमोरी में 2 ऑब्जेक्ट मिलेंगे, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट तो चाइल्ड का ही है ना।
अब यहाँ पे ये पूछेगा वेरिएबल किसका है, तो पेरेंट का है। ऑब्जेक्ट किसका है, ऑब्जेक्ट तो चाइल्ड का ही है। पेरेंट वाले को भी मेमोरी मिलेगी, चाइल्ड वाले को भी मेमोरी मिलेगी। इसका मतलब मेमोरी में दो मेथड बन गए होंगे पेरेंट मेथड नाम के। लेकिन अब क्योंकि ये वेरिएबल पेरेंट का है तो ये अपने वाले को प्रायोरिटी देगा और पेरेंट वाला कॉल होगा, ना कि चाइल्ड वाला। इस केस में वो नीचे वाले को हाइड कर देगा, और जब चाइल्ड क्लास के वेरिएबल में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो ऊपर वाले को हाइड कर देगा और नीचे वाला शो करेगा। जबकि इस केस में नीचे वाले को हाइड कर देगा और ऊपर वाला शो करेगा। इसी चीज को हम प्रूफ करके अभी देखते हैं, और इसी कंसेप्ट को कहा गया है मेथड हाइडिंग। कि भाई एक ना एक तो वो हाइड करता है। कब करता है, जब आप उसे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे चाइल्ड क्लास के वेरिएबल में तो पेरेंट वाले को हाइड कर देगा। लेकिन जब पेरेंट क्लास के वेरिएबल में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट सेव कराओगे और फिर कॉल कराओगे तो ये देखो पेरेंट वाला कॉल हुआ, ना कि चाइल्ड वाला। क्या आप देख सकते हो या नहीं देख सकते, बोलो। हाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये Yes, कंसेप्ट हमें मेथड हाइडिंग क्या होता जी है। सर। तो मेथड हाइडिंग और मेथड ओवरराइडिंग बता पाओगे कि भाई क्या डिफरेंस है। उसमें भी नया मेथड नई बॉडी बना रहे हैं, इसमें भी नई बॉडी बना रहे हैं। तो ये वाली क्यों नहीं बनाए, ये वाला क्यों बनाए। तो भाई अगर आपको पुराने की जरूरत ही नहीं है कभी भी, तब तो मेथड ओवरराइडिंग करनी है। लेकिन आप चाहते हो पुराना भी मेमोरी में रहे और नीचे ये वाला भी रहे, चाइल्ड वाला भी रहे, तब आपको क्या यूज करना है, न्यू मेथड क्लास न्यू हाइडिंग। मेथड हाइडिंग। मेथड न्यू करके बना के देन। क्या दोनों बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई भी 1% भी डाउट नहीं है दोनों में। नहीं है सर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं डायमंड प्रॉब्लम पे। डायमंड प्रॉब्लम बताओ किसका किसका आंसर है। क्या क्वेश्चन पूछूंगा तो आप आंसर दोगे डायमंड प्रॉब्लम। मल्टीपल हियरार्की यूज नहीं होती है इसमें। मल्टीपल हायरार्की लाइक नहीं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। इनहेरिट मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिट सर। करेक्ट, करेक्ट। कि डॉटनेट में मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों सपोर्ट नहीं करते, तो आंसर है डायमंड प्रॉब्लम। अब डायमंड प्रॉब्लम होती क्या है, इसके लिए एक नई क्लास बनाते हैं, क्योंकि वरना इसमें बहुत सारा गुच्चुड़ मुच्चुड़ हो जाएगा। बस ये लास्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस का, उसके बाद इनहेरिटेंस खत्म। सर भी स्टॉप कर देंगे, नहीं तो ओवरराइड हो रहा है। हाँ ठीक है, तब वो राइट नहीं कराएंगे। बस ये डायमंड प्रॉब्लम बता देता हूँ कि तुम जिससे तुम पूरा रिवाइज कर लो। ये आसान है, डायमंड प्रॉब्लम मुश्किल बात नहीं है। तो कोई भी चीज क्यों नहीं करते प्रोग्रामिंग में या कहीं पे भी, कोई भी चीज हम रूल क्यों बनाते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। वो रीजन क्या है हम अभी चेक कर लेते हैं। अभी हम मान के चलते हैं कि भाई मल्टीपल इनहेरिटेंस डॉटनेट सपोर्ट करता। ठीक है, मान लो मल्टीपल इनहेरिटेंस डॉटनेट सपोर्ट करता, तो यहां पे एक मेथड होता मेथड 1। अभी हम मान रहे हैं कि भाई मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट कर रहा है। क्या हो गया, से क्लास लिख दिया ना गलती से। अरे भाई, ठीक है, ठीक है। अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता तो यहां पे एक मान लो क्लास है जिसके अंदर मेथड 1 है, एक दूसरी क्लास है उसके अंदर भी मेथड 1 है, राइट। अब सी क्लास है, इसने इनहेरिटेंस किया हुआ है ए को, और बी ने भी इनहेरिट किया हुआ है ए को। इसको फिलहाल के लिए वर्चुअल मेथड ले लेते हैं। यहां पे भी हमने ओवरराइड कर लिया,
ठीक है, अभी तक तो हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं किया, अभी तक तो एक क्लास को इसने इनहेरिट किया हुआ है और इसने इनहेरिट किया हुआ है। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, एक क्लास तो इनहेरिट कर ही सकती है, ये तो डॉटनेट अलाउ ही करता है। बस दिक्कत कहां आती कि अगर एक हमारी इसके बाद एक अगला लेवल बनता और ये बी और सी को इनहेरिट करता, उस सिनेरियो में जब मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करते तब। और ये कुछ भी नहीं करता, चलो सिंपल इतना ही होता, और हमने बनाते डी क्लास का ऑब्जेक्ट। यहां पे कमेंट में लिख देता हूं, समझ जाओगे भी आप क्या दिक्कत आ रही है। हम आप डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते, ठीक है, और ओबीजे डॉट के साथ मेथड 1 कॉल करते। तो यहां पे देखो इसके पास डिलेमा आ गया। देखो अभी तक तो यहां पे क्या ली मैंने, एक क्लास ली, एक मेथड बनाया, उसको दो अलग अलग क्लास ने इनहेरिट किया, दोनों ने ओवरराइड कर दिया। ये तो पॉसिबल है अभी भी। यहां तक किसी को दिक्कत है कि भाई एक वर्चुअल क्लास बनाई, उसको बी ने भी इनहेरिट करके ओवरराइड कर दिया, सी ने भी इनहेरिट करके ओवरराइड कर दिया? क्या ये यहां पे कोई दिक्कत या परेशानी? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। ये अलग क्लास है भाई, ये अलग कर सकते हैं, बिल्कुल सही, एक ही क्लास को इनहेरिट कर रहा है। लेकिन जब मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता तो अगले लेवल में डी क्लास आती और वो बी और सी दोनों को इनहेरिट करती, और अब ये ओबीजे डॉट मेथड 1 कॉल करते। तो बताओ ये वाला कॉल होता या ये वाला कॉल होता? दोनों ने इनहेरिट किया हुआ है, ओवरराइड किया हुआ है। यहां पे उसे हो जाती कंफ्यूजन कि कंफ्यूजन, हाँ। भाई मेरे पास पड़े हुए हैं दो मेथड, मैं बी वाले को प्रायोरिटी दूं या सी वाले को, अभी किसको कॉल करूं? तो ये थी प्रॉब्लम, क्योंकि यहां पे इसके पास पड़े हैं दो मेथड और कॉल दो कर नहीं सकता, एक टाइम पे एक ही कॉल होगा। ये नहीं है कि दोनों को ही कॉल कर दें, इट्स नॉट पॉसिबल इन डॉटनेट। अगर आपने एक कॉल किया है तो एक ही कॉल होगा। और किसको कॉल करें यहां पे, क्योंकि इसके पास ये डिलेमा आ गया, ये प्रॉब्लम आ गई। इसी प्रॉब्लम को डायमंड प्रॉब्लम कहा गया है। और क्यों कहा गया है? क्योंकि जब भी इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखना क्या स्ट्रक्चर बनाया हमने, कि एक क्लास ली हमने, ए क्लास, इसको इनहेरिट किया, यहां पे ऐसे लिख देता हूं गोला बना के, थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहां पे भी बेचारे को गोला लगा देते हैं। मैंने हालांकि अच्छी ड्राइंग नहीं बनाई, लेकिन तुम समझ जाओगे। मेरी ड्राइंग की वजह से थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी बताता हूं। ये ए है, ए को बी ने इनहेरिट किया है, बी को सी ने किया है, इन्होंने दोनों ने मेथड को ओवरराइड कर दिया। अब डी अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करेगा तो यहां पे डिलेमा आएगा और इसे प्रॉब्लम आएगी। तो इसी प्रॉब्लम को डायमंड प्रॉब्लम कहा गया है, क्योंकि जब आप इसकी अब शेप देखते हो, मैंने हालांकि शेप को खराब कर दिया बिल्कुल, लेकिन अगर ये शेप देखोगे तो ये शेप एक डायमंड की शेप है। डायमंड के रूप में, हाँ जी सर। करेक्ट, हालांकि मेरी शेप लग नहीं रही क्योंकि मैंने यहाँ पे बड़ा कर दिया, छोटा बड़ा कर दिया, लेकिन ओवरऑल अगर आप इसे प्रॉपर अगर अच्छे से बनाओगे तो एक ये डायमंड की शेप है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को डायमंड प्रॉब्लम का नाम दिया गया है। और इंटरव्यू में पूछेंगे तो ऐसे बना के दिखा देना थोड़ी अच्छी ड्राइंग में, कि भाई ये प्रॉब्लम है कि इसके पास एक मेथड था, मेथड 1, बी ने भी इनहेरिट ओवरराइड किया, सी ने भी ओवरराइड किया। अब डी अगर सपोर्ट करता मल्टीपल इनहेरिटेंस,
और दोनों को इनहेरिट कर लेता और इसका ऑब्जेक्ट बना के मेथड 1 कॉल करते, तो यहां पे उसके पास डिलेमा आ जाता है कि भाई बी वाला करूं या सी वाला करूं, दोनों के पास ही मेथड 1 है। क्लियर है? कोई डाउट है? सर Clear ऐसे है नहीं सर। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डी जो है बी और सी दोनों को इनहेरिट कर ही नहीं पा रहा। करेक्ट, नहीं कर ही नहीं पा रहा, मतलब ये तो कर सकता है ना, मतलब क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये दोनों को साथ प्रॉब्लम थी। हाँ बताओ। मतलब दोनों को साथ में, दोनों को अभी जैसे आपने हाँ लिखा हुआ हाँ, तो यही तो क्वेश्चन है कि क्यों नहीं कर पा रहा। तो आपको यही बताना है, इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि भाई अगर करेगा तो उसके पास डिलेमा आ जाएगा। इस लेवल पे आके, इस लेवल तक तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इस लेवल पे आके एक डिलेमा आ जाएगा कि भाई अब किसको कॉल करें। दोनों में से दोनों के पास मेथड सेम मेथड है, दोनों को आपको कॉल करना है। अगर आपने मेथड 1 लिख दिया तो दोनों में से किसको कॉल करूं मैं। इसी वजह से हमने कहा, डॉटनेट ने क्या कहा, क्योंकि ये डिलेमा है, ये प्रॉब्लम है, हम ये प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देंगे। हम मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट ही नहीं करेंगे डॉटनेट में, और नहीं कर रहे सपोर्ट, तो अब ये इशू सॉल्व हो गया। तो नहीं कर पा रहा, ये तो सही बात है आपकी, नहीं कर पा रहा, पर क्यों नहीं कर पा रहा उसका आंसर है डायमंड प्रॉब्लम। डायमंड प्रॉब्लम। कोई डाउट या परेशानी इसमें? नहीं सर, अनिल आप ठीक है। बताओ। ठीक है, बस फिर आज इतना ही है, हो गया हमारा इनहेरिटेंस खत्म। कल से शुरू होगा लास्ट ऊप्स का कंसेप्ट, ऊप्स का, डॉटनेट का नहीं, डॉटनेट का भी और कंसेप्ट है, ऊप्स का एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच मिलता है, लेकिन एक्सीलेटर पे पैर दबाते हैं तो अंदर इंजीनियरिंग क्या हो रही होगी कि गाड़ी तेज भागती है, ब्रेक दबाते हैं तो अंदर इंजीनियरिंग क्या हो रखी होगी कि गाड़ी रुक जाती है, क्लच दबा तो अंदर वाली इंजीनियरिंग हमें जानना जरूरी है गाड़ी चलाने के लिए। बताओ। अंदर वाली भी जाननी जरूरी है सर। नहीं जरूरी क्यों है? अगर हाँ, आपको तो एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच तुम जानते हो, हम कोई भी जो सिर्फ कोई कार भी जानता बनाएगा उसको लिए जरूरी है, जो यूजर होता है उसे क्या लेना देना। अगर हमारे पास टीवी है, हम टीवी का रिमोट दबा के बटन चैनल चेंज कर देते हैं, अंदर वो क्या चल रहा होगा सैटेलाइट में, कैसे बन रहा है, ये जरूरी थोड़ा ना हमारे लिए, हमें तो नहीं, टीवी देखना है। एज पर यूजर जरूरी नहीं है सर। करेक्ट, एज पर यूजर जरूरी नहीं है। तो इसी जी। कंसेप्ट को कहा गया एब्स्ट्रैक्शन, कि भाई यूजर को वही चीज दिखाओ जो उसके लिए जरूरी है। अगर यूजर को मान लो टीवी टीवी हमें बेचने वाले आते और हमें सारी डिटेल पहले समझनी होती कि कैसे टीवी बना, कैसे चैनल बना, उसके बाद ही टीवी देख सकते हैं, तो हम तो माथा पकड़ के बैठ जाते, भाई रहने दे, मत ही दिखा, तू टीवी, रेडियो से काम चला लेंगे, है ना। सही बात है सर। तो जी। इसीलिए कहा गया है कि यूजर को वही इंफॉर्मेशन दिखाओ जो उसके लिए जरूरी है। इसी कंसेप्ट को कहा गया है एब्स्ट्रैक्शन, कि शो ओनली द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड हाइड द डिटेल ऑफ इट। अब वो पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन या डाउट तो पूछो, वरना मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जी सर, नेक्स्ट मंथ परसों थर्सडे। हाँ परसों मिलेंगे, ठीक है। ठीक है ओके सर। ठीक यार, है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है सर, बाय बाय। गुड नाइट सर।